नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं और दिन भर की अपडेट आज हम इस बुलेटिन में आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, आज जो एक इंसिडेंट हमारे सामने है, जिसका अभी भी चक्का जाम चल रहा है बीसीएस में। स्टेट जो शहर का जो सर्कुलर रोड का ये हाईवे है, इसको रोक दिया गया है और जो लोग हैं वो चीफ इंजीनियर विमल नेगी की बॉडी को वहां रखकर, उनके पार्थिव शरीर को वहां रखकर धरना दे रहे हैं। और इस धरने को खुलवाने को लेकर अब तक जितने भी कोशिशें की गई हैं वो विफल रही हैं। राज्य सरकार ने अभी अभी एक ऑर्डर किया है, जब ये हालांकि मुख्यमंत्री ने बयान विधानसभा के अंदर दिया था कि एसीएस की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है और कमेटी क्या, सिंगल मैन कमेटी इसको आप कह सकते हैं। एसीएस होम को ये ओंकार शर्मा को काम दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं मान रहे और इनकी दो प्राइमरी डिमांड्स हैं। पहली ये कि जो पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी हैं, जिनको लेकर विमल नेगी ने अपने परिवार से बात की थी, उनको सस्पेंड किया जाए। पहली बात ये दो लोगों के लिए बात कर रहे हैं। एक जो पावर कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर हैं हरिकेश मीणा, और दूसरे हैं जो डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल हैं वहां पर देशराज, जिनका नाम लिया जा रहा है। इन दोनों की सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं और साथ में जो इंक्वायरी है वो सीबीआई को देने की बात कर रहे हैं। इन दोनों चीजों के होते हुए राज्य सरकार ने अभी अभी एक ऑर्डर किया है, जिसमें हरिकेश मीणा और देशराज दोनों को उनके पदों से जब तक इंक्वायरी है तब तक हट के लिए हटाया गया है और उसका जो चार्ज है एमडी का वो राकेश प्रजापति को दिया गया है। लेकिन अभी की इस अपडेट के अलावा इस पूरे प्रकरण को एक एक करके आपको बताएंगे कि अनफोल्ड कैसे हुआ और पावर कॉर्पोरेशन को सच में क्या प्रेशर कुकर बना दिया गया है या वहां क्या सच में जो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सवाल अब उठ रहे हैं। और इन सवालों को इसलिए अब सबको गौर करना पड़ रहा है क्योंकि जो पावर इंजीनियर एसोसिएशन है, जो पावर कॉर्पोरेशन के अपने कर्मचारी हैं, ये सभी अब एक सुर में ये बात कह रहे हैं कि पावर कॉर्पोरेशन में सब ठीक नहीं चल रहा और परिवार ने जो चीजें कही हैं उनको भी गंभीरता से लेने की जरूरत सरकार को है। इस सारे मामले में पूरी अपडेट आपको देंगे, लेकिन इसके बाद या इसके साथ इस बुलेटिन में हम क्या क्या चीजें ले रहे हैं वो आपको एक बार बताना जरूरी है। देखिए, जो चक्का जाम अभी चल रहा है उसको लेकर जो भी अपडेट आएगी वो तो हम बात करेंगे ही, लेकिन कैबिनेट की बैठक टल गई है और कैबिनेट की बैठक आज बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 बजे ये कैबिनेट की बैठक विधानसभा सचिवालय में लेनी थी, लेकिन दिन को जो घटनाएं सामने आई हैं उसके बाद ये जो कैबिनेट की बैठक टाली गई है। हालांकि दोबारा कब होगी ये अभी कोई डेट नहीं बताई गई है कि कब ये होगी बैठक, लेकिन अभी केवल इतनी सूचना है कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक टल गई है। इसके बाद बात करेंगे, बीपीएल चयन के मापदंड जारी हो गए हैं और जो टाइम स्केल पर राज्य सरकार ने विधानसभा के अंदर 4/9/14 को लेकर एक जवाब दिया है, क्योंकि कर्मचारियों को यह सूचना चाहिए कि 4/9/14 दोबारा से शुरू होगी या नहीं। पंजाब में 5 बसों पर हमला हुआ है। हालांकि अभी तक शुक्र यह है कि अभी तक हमारे सामने जो अपडेट है उसमें कोई ऐसा आज का कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के अंदर इस बारे में डाटा दिया है और जो बातचीत आगे हुई वो बात बताई है, वो आपको जानकारी देंगे। एम्बुलेंस विवाद पर फैसला हो गया है, वो भी आपको बताएंगे। बीआरसीसी एग्जाम टल गया है, ये फीडबैक हमें व्हाट्सएप के जरिए मिला था। हमारे जो व्यूअर हैं उनके माध्यम से हमने ये समग्र शिक्षा से ये मामला उठाया, उन्होंने परीक्षा को टाल दिया है और 2 वजह उसकी बनी है परीक्षा टालने की। नई परीक्षा कब होगी ये बताएंगे आपको। ऊना में रील बनाने के चक्कर में 2 लड़कों की मौत हो गई है। ये अपने आप में एक अलग सा नशा है जो ये रील बनाने का है और बड़ी ऊंची पहाड़ी पे ये बना रहे थे, तो उसके कारण यह हादसा हुआ। नूरपुर नगर परिषद और बंगाणा नगर पंचायत का एरिया बदलने जा रहा है, ये भी आपको अपडेट देंगे। एलडीआर भर्ती शुरू हो रही है, उसके लिए चिट्ठी शुरू हो गई है। पटवारी और कानूनगो की जो चिट्ठी है वो जो है जारी हो गई है एलडीआर भर्ती को लेकर, प्रमोशन को लेकर। और ये जो प्रमोशन है ये किस तरह से होगी, क्योंकि अभी स्टेट कैडर इनका बनाया गया था। स्टेट कैडर बनाने के बाद किस तरह से इनकी जो प्रमोशन है उसको जो इनको पहले अफसर मिलते थे वो अफसर बहाल रहेंगे,
इसको लेकर विधानसभा में सरकार ने एक रिप्लाई दिया है। साथ में बात करेंगे जो चिट्टे पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है, एक बड़े एक्शन का, वो भी आपको बताएंगे। ये जो है जो अब जो बाकी डिमांड्स हैं इनकी, जो यहां धरना चल रहा है, उनको लेकर भी अलग से जो भी बात होगी आपको अपडेट करेंगे। अभी तक बातचीत वहां चल रही है, डीसी एसपी अभी अभी पहुंचे हैं और जो अभी जो पार्थिव शरीर है उसको उठाने के लिए सस्पेंशन ऑर्डर मांग रहे हैं। तो जैसे ही इसकी कोई अपडेट आएगी, ये बड़ा विस्तार से हम आपको इसकी अपडेट देंगे और जो चीजें आगे इस बारे में बताएंगे। अब पहली बात कर लेते हैं जो मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा के अंदर कहा, और ये जो विधानसभा के अंदर बात कही गई है ये चिट्टे को लेकर, वो इसी सत्र के दौरान एक कानून को लेकर है जिसको असेंबली में लाया जाना है इस कानून को, और इसको लेकर ये कहा गया है सीएम की ओर से कि इसी सत्र में एंटी ड्रग एक्ट आएगा चिट्टा तस्करों पर चोट करने के लिए, और किसी भी जो संलिप्त व्यक्ति को सरकार नहीं बख्शेगी। 60 कर्मचारी भी अभी चिट्टा तस्करी में आरोपी मिले हैं। स्पेशल टास्क फोर्स सरकार बनाएगी। हमने अभी तक 17 लोगों की प्रॉपर्टी जब्त की है, ये भी इस रिप्लाई में कहा गया है। तो ये जो एक एंटी ड्रग एक्ट है, जो ये कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, इसमें ये भी एक मसला इसमें था जो अभी डिस्कशन में नहीं आ पाया। अगली बात करते हैं पटवारी कानूनगो की सीनियरिटी का क्या होगा, जिनको अभी अभी स्टेट कैडर में डाला गया है। पवन कुमार काजल ने यह सवाल पूछा था, रेवेन्यू मिनिस्टर ने इसका जवाब दिया है और यह कहा कि 22 फरवरी 2025 को हमने स्टेट कैडर की नोटिफिकेशन की। हालांकि भर्ती पदोन्नति नियम अभी नहीं बदले हैं, लेकिन जो जिला कैडर से स्टेट कैडर में लाने के बाद वरिष्ठता निर्धारण करने का मामला विचाराधीन है। इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन इन दोनों पक्षों से बात करने के बाद इनके हितों को ध्यान में रखते हुए ही ये अब बात आगे करेंगे। एक रिप्लाई में इसमें यह बात भी आई है कि हिमाचल में जो बंदोबस्त के लिए भूमि को पैमाइश की अलग अलग तरीके हैं, बीघा, बिस्वा, मरला, कनाल इत्यादि, उसको अब एक ही मीट्रिक प्रणाली में लागू किया जा रहा है और अब एक ही इकाई पूरे हिमाचल में लागू की जाएगी। ये बड़ी बात है और ये रेवेन्यू में इसके कारण बड़े बदलाव जो हैं वो आगे होने वाले हैं। अगली बात करते हैं, जो अभी मामला है वो एलडीआर भर्ती को चिट्ठी को लेकर है। सेक्रेटरी पर्सनल ने सेक्रेटरी राज्य चयन आयोग को चिट्ठी लिखी है। क्लर्क और कनिष्ठ कार्यालय सहायकों के जो खाली पद हैं उनको एलडीआर की प्रक्रिया से भरने को लेकर, और इसमें यह कहा गया है कि इस बारे में जो डायरेक्शन पहले दी गई है चीफ मिनिस्टर के माध्यम से, उसके अनुसार आप प्रेजेंट मैटर में एक्शन लें और इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की वो शुरुआत करें। इसके बारे में जो भी आप एक्शन लेंगे उसको रिड्रेसल पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट जो है और जो एप्लीकेंट है उसको भी इसकी कॉपी भेजी जाए। हालांकि मुझे लगता है ये जो एक विवाद चल रहा था उसमें ये चिट्ठी बनी है और उसके बाद ये आगे भेजी गई है, लेकिन फिर भी ये जानकारी आपको देना जरूरी था। अगली बात है जो नूरपुर और बंगाणा में बदलाव हुआ है होना है जुरिस्डिक्शन में म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत का। नूरपुर म्युनिसिपल काउंसिल में जो बदलाव हो रहा है इसमें एक जो पटवार सर्कल है गेही, इसका जो मौजा बल्दू है इसको पार्शियल हिस्सा इसका खसरा नंबर 53 टोटल इसमें ऐड किए जा रहे हैं पंचायत के, और इसके अंगेंस्ट अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो 2 हफ्ते के भीतर इसके बारे में डीसी कांगड़ा को ऑब्जेक्शन भेजा जा सकता है। बंगाणा में नगर पंचायत में कुछ एरिया शामिल किया जा रहा है और ये बंगाणा में रिट सतरुखा मौजा है इसमें, और पंचायत है हटली केसरू। इसमें जो टोटल खसरा नंबर 626 है ये भी नगर पंचायत का हिस्सा होंगे। इसमें भी जो ऑब्जेक्शन है वो किसी को अगर है तो वो 2 हफ्ते के अंदर इसके बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त कर सकता है। अगली बात करते हैं एक हादसे की, जो रील बनाने के चक्कर में 2 लड़कों की मौत हो गई। ऊना का ये मामला है और इसमें हुआ ये कि जोल के सुहारी में रील बनाने के चक्कर में 2 किशोरों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये ढांक से गिर गए रील बनाने के चक्कर में। इसमें 17 साल का आद्विक परमार अस्पताल में इसकी मौत हो गई और 26 साल का सक्षम ये खड्ड से गोताखोरों ने 16 घंटे के बाद बरामद किया। ये ऊपर से गिर के नीचे खड्ड में डूब गया था। तो ये 2
जो ये नहाने के लिए गए थे, 4 किशोर, आद्विक, सक्षम, अक्षय और आर्यन, और उसके बाद ये रील बनाने लगे। रील बनाते समय ये नीचे गिर गया और 2 लड़के नीचे गिर गए और ये पानी के नीचे चला गया। बाकी जो 2 हैं वो घबरा के मौके से भाग गए और फिर घायल जो आद्विक है उसने मामले की जानकारी ये 100 नंबर पे दी। फिर लोग सहायता के लिए पहुंचे, लेकिन इसको भी नहीं बचाया जा सका, आद्विक को भी, और ये इंसिडेंट हो गया। अगली बात, जो अगला मामला है इसमें बुलेटिन में हमारे सामने अभी, वो है बीआरसीसी के एग्जाम का। और ये एग्जाम का मामला इसलिए है क्योंकि इसको लेकर पहले, क्योंकि 23 मार्च को ये तिथि निश्चित की थी और हमें ये फीडबैक मिला था कि इस दिन, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं की ड्यूटी में बहुत सारे टीचर्स लगे हुए हैं, इसके लिए आवेदन जो है वो 700 से ज्यादा लोगों ने कर रखा है, 228 पोस्ट हैं। और दूसरा, पांगी में कुछ सड़कें बंद है, वहां कनेक्टिविटी नहीं है। तो इन 2 वजह से समग्र शिक्षा के जो डायरेक्टर हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं राजेश शर्मा, उन्होंने ये बताया है कि अब ये परीक्षा 23 मार्च के बजाय 6 अप्रैल को निश्चित की गई है और 6 अप्रैल को अब ये एग्जाम होगा शिमला के पोर्ट मोर स्कूल में, और फिर उसके बाद इनका रिजल्ट और नियुक्ति की प्रक्रिया आगे रहेगी। दूसरा विवाद आज का था एम्बुलेंस का, और एम्बुलेंस के विवाद में ऐसा था कि 70 गाड़ियां खड़ी हो गई हैं, इनका इंश्योरेंस नहीं है, और बाकी कुछ इनकी जो टोटल 100 गाड़ियों में से कुछ बीच में कंडम हो गई है। ये 2-3 दिन से लोगों को क्योंकि सुविधा नहीं मिल पा रही, कल ये मुख्यमंत्री से भी मिले थे, लेकिन वहां इनको कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल का सुझाव दे दिया जो इनसे रिलेटेड नहीं था। लेकिन जो इसके बारे में आज जो डिसीजन हुआ है सरकार के स्तर पर, वो जो डिसीजन है उसके मुताबिक इसी जो एजेंसी है इसी को 3 महीने की एक्सटेंशन दी जा रही है ताकि यही अपनी गाड़ियां अप्लाई करें अभी, और अगले हफ्ते इसके लिए नए सिरे से टेंडर फ्लोट किया जा रहा है। जब तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक वर्तमान एजेंसी को ही जो एक्सटेंशन है वो दी जाएगी। बाकी इन कर्मचारियों के बाकी भी मामले हैं, ईपीएफ और बाकी चीजों को लेकर वो हाई कोर्ट में केस अलग से चल रहे हैं। तो ये जो एम्बुलेंस विवाद में है मामला वो है। अब बात करते हैं बसों पर हमले की। कल रात को जो वीडियो रोपड़ वाले इंसिडेंट का सामने आया था वो तो आपने देखा ही, क्योंकि उसमें जो चीजें बहुत डराने वाली थी। और सबसे बड़ी बात यह कि हिमाचल की एचआरटीसी की बस में जो कंडक्टर है उसको सभी सवारियों को यह कहना पड़ा कि आप सीटों के नीचे सिर कर लीजिए अपना, ताकि बाहर से पत्थर वगैरह कुछ आए तो आपको हिट ना करे। अब लोकल जो व्यवस्था उस वक्त की कंडक्टर के लिए है वो यही है ताकि लोगों का नुकसान कम हो। लेकिन आज इस मामले में विधानसभा में मसला उठा। नेता जो प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तो इसको उठाने की कोशिश की ही, लेकिन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक वक्तव्य सदन में रखा, क्योंकि कल ये सारे इंसिडेंट होने के बाद लगे हुए थे रात तक किसी तरह से इंतजाम में, और फिर मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात इसमें कही। अभी तक जो चीजें सामने आई है उसके मुताबिक 17 मार्च और 18 मार्च इन 2 दिनों में 5 बसों को निशाना बनाया गया है पंजाब में, और इनमें जालंधर से मनाली डिपो की बस है। ये होशियारपुर बस स्टैंड पर टारगेट की गई, हाथों में तलवारें लेके फिर वो भिंडरावाले के पोस्टर चिपका दिए उसके ऊपर जबरदस्ती। ऊना डिपो की, ऊना धनेटा होशियारपुर, इसको टारगेट किया गया। पालमपुर डिपो की एक बस को टारगेट किया गया। फिर जो 18 तारीख का जो इंसिडेंट है उसमें चंडीगढ़ हमीरपुर डिपो की बस है, इसको भी टारगेट किया गया। ये जो जिसमें ये नंबर प्लेट छिपा के आए थे, मुंह भी छिपा के आए थे। और उसके बाद रात को चंबा से दिल्ली जा रही बस को सरहिंद फ्लाईओवर पर पथराव किया गया इस बस पर, जिसके कारण इसके शीशे भी टूटे हैं। तो ये 5 बसें हैं अलग अलग डिपोज की जिनको टारगेट किया गया है। सरहिंद वाले इंसिडेंट में भी एफआईआर है। जो चंडीगढ़ हमीरपुर वाली जो बस है उस मामले में भी एफआईआर है। इंक्वायरी अभी चल रही है। गिरफ्तारी का कोई नया अपडेट अभी आया नहीं है। पंजाब पुलिस का काम कैसा है वो भी इससे पता चल जाएगा। अदरवाइज भगवंत मान की सरकार का जो पोल है वो भी खुलनी है इसमें। लेकिन ये इंसिडेंट अभी तक 5 के हैं।
ये जो चीजें विधानसभा में जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने पंजाब सरकार को कन्वे कर दिया है, क्योंकि उनकी बसें हमारी टेरिटरी में आती हैं, हमारी बसें उनकी टेरिटरी में जाती हैं, और ये बसें अभी से नहीं 50 साल से चल रही हैं, और उनकी बसों को सुरक्षा देना हमारा काम है, हमारी बसों को सुरक्षा देना उनकी जिम्मेदारी है। तो वहां जो पुलिस और प्रशासन है दोनों ने सहयोग के लिए कहा है, तो हम उन पे भरोसा भी कर रहे हैं। हमने जो एहतियात के तौर पर जो होशियारपुर रूट के 10 रूट सस्पेंड किए हैं, पंजाब के जो 10 रूट सस्पेंड किए गए हैं होशियारपुर के ही खासकर ज्यादा, ये सिर्फ 6 बसें भेजी गई हैं, बाकी 10 जो हम सस्पेंड कर दी हैं। फिर माहौल को देख के चीजें आगे करेंगे, एसएसपी मोहाली के टच में हैं और जो भी आगे होगा इसके बारे में अपडेट करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले की कहानी बताते हुए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक और ऐसा तर्क दे दिया जो विधानसभा के अंदर उनको इस तरह से शायद नहीं देना चाहिए था, और वो तर्क ये था कि ये झगड़ा शुरू हुआ कुल्लू से, और कुल्लू से झगड़े की शुरुआत बताते बताते उन्होंने कहा कि पंजाब से ये जो बाइकों पे लोग आते हैं इनका ये तर्क है कि 2 व्हीलर पर कई पैसे नहीं लिए जाते हमारे से पूरे देश में, और आपने जो साडा में डीसी के ऑर्डर से एक टोल बैरियर लगा है मणिकरण के लिए, जहां 2 व्हीलर से 50 रुपए, गाड़ी के 4 व्हीलर के 100 रुपए, और बड़ी गाड़ी के 300 और ट्रक के 500, बस के 500, इस तरह से लिया जाता है। ये 2 व्हीलर के पैसे नहीं देना चाहते, और ये लोग ये चाहते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम हिमाचल की जो गाड़ियां हैं वो पंजाब के बॉर्डर पे रोक देंगे, फिर आपको भी पैसे देके जाना होगा। जब वो ये तर्क दे रहे थे तो स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने एक सवाल पूछा, और उन्होंने पूछा कि क्या आप ये मिसक्रिएंट्स की डिमांड यहां बता रहे हैं, जो मिसक्रिएंट्स जिन्होंने ये सब कुछ किया आप उनकी डिमांड ये बता रहे हैं? तो मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नहीं, इससे पहले भी जो पिछली सरकार में भी इंसिडेंट हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था, तो मैं तो वो कंसर्न बता रहा हूं कि हर साल इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। अब ये एक चीज हो गई। एक बात और कही उप मुख्यमंत्री ने कि हमें हिमाचल में गुरु गोविंद सिंह का फोटो लगा हो उसमें कोई ऐतराज नहीं है, गुरु नानक देव का फोटो लगा हो उसमें कोई ऐतराज नहीं है, निशान साहिब लगा हो उसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये लोग जानबूझकर एक ऐसे विवादित पर्सनैलिटी का फोटो लगाना चाहते हैं, और वो भी जबरन लगाना चाहते हैं हिमाचल की गाड़ियों पर या हिमाचल की टेरिटरी में आके, और उसका लोग विरोध करते हैं। अब इसमें एक पक्ष यह है क्योंकि कोई भी इंसिडेंट आप बताते हैं उसका व्यू पॉइंट भी जरूर होता है बताना, तो हिमाचल के लोग तो विरोध करेंगे। अगर आप भिंडरावाला का फोटो लेके आएंगे तो विरोध लोग करेंगे। जो सरकार ने एक आइडिया पकड़ा है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं, ये नहीं चलता लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में। लॉ एंड ऑर्डर अगर आपको एक इंडिपेंडेंट और अपने एक स्टेट की सोवरेनिटी के लिए यूज करना है तो वो ऐसे नहीं चलता। आपको याद होगा जो संजीव गांधी अभी एसपी हैं शिमला में, ये ऊना में जब एसपी थे तो ऊना में जो मेला होता है बाबा बड़भाग सिंह का या और जो इनके मेले होते हैं वहां भी इसी तरह के बाइकों वाले लोग आते थे। लेकिन उस वक्त ऊना में एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि बॉर्डर पे रोका गया, हेलमेट को मैंडेटरी किया, जिसके पास हेलमेट नहीं है उसकी बाइक वहीं लगवा दी, और एचआरटीसी की बसें लगाई बाबा बड़भाग सिंह तक, और वो बसों में उनको आना जाना शुरू किया। उससे वो उनको समझ आ गया कि हिमाचल में ऐसे नहीं घुस सकते। एक झंडा लगा दिया और एक जो पटका सा पहन के अपना मुंह छिपा लिया और वहां से उठ के आ गए, जेबें खाली हैं और लॉ एंड ऑर्डर आपने फॉलो करना नहीं है, उस तरह से नहीं आ सकते। तो जब वहां पर यह प्रयोग सफल हो सकता है, तो जब ये किरतपुर से एंटर होते हैं हिमाचल की बॉर्डर में, तो आप इनको वहां क्यों नहीं रोक रहे? जब ये लोग सारे उपद्रवी जब कुल्लू में एंटर कर जाएंगे और जब ये मॉब बन जाते हैं, भीड़ बन जाते हैं, क्योंकि अकल तो इनको होती नहीं, टिड्डों की तरह ये व्यवहार करते हैं, और जब ये वहां घुस आते हैं तो वहां पर फिर इनको कंट्रोल करना मुश्किल है। और ऊपर से सरकार का पुलिस को यह भी होता है कि ऊपर से सरकार नाराज ना हो जाए, क्योंकि ये बड़ा भाई छोटा भाई भी दिमाग में घुसा हुआ है। तो इन सारी चीजों के कारण इशू ये है कि बॉर्डर पर ही इनको रोकिए। बॉर्डर पर ही जैसे हम लोगों के चालान होते हैं नौनी से एंटर करते ही 4 लेन में बघेड़ तक या मंडी तक, वैसे ही सबके चालान करिए। जो बाइक आती है बिना हेलमेट की उसके भी चालान करिए।
करिए। ये सिर्फ हिमाचलियों के लिए आपके रूल नहीं चलेंगे, बाहर के लोगों पर भी ये करने पड़ेंगे। और इसी कारण ये सारी चीजें जब ये अंदर घुसाते हैं तब दिक्कत आती है। फिर ये हर साल का पंगा हो गया है, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, क्योंकि कोई ना कोई रिएक्ट करेगा। जब आम आदमी रिएक्ट करता है तो ये तलवारें लेके उस पर हमला कर देते हैं और उसके बाद एफआईआर होती है, फिर उसको लेके रोना धोना पंजाब में शुरू कर देते हैं। तो इस मामले का एकमात्र और परमानेंट हल ये है कि आप बॉर्डर पे इंश्योर करिए कि बिना हेलमेट के कोई बाइक वाला ना आए। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर आप हेलमेट ही इंश्योर कर देंगे तो 80% तो आएंगे ही नहीं, ये आप मान के चलिए। और जो लोग फिर भी आना चाहते हैं मणिकर्ण साइड जिन्होंने जाना है, उनके लिए एचआरटीसी की बसें वहां लगाइए, वो टिकट लेंगे और अपनी बस में जाएं और टिकट से वापस चले जाएं, बात खत्म हो गई। तो ये प्रयोग या तो करना पड़ेगा या फिर जो अपनी बसें तोड़वाते रहिए। अब कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन ने इस टोल को लगा के मान लीजिए 10 लाख इकट्ठा भी कर दिया हो, लेकिन बसों का जो नुकसान हुआ बसों को तोड़ने के बाद वो तो फिर वही पूरा हो गया जितना उन्होंने कमाया। तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि इनको लॉ एंड ऑर्डर सिखाइए। जो लोग यहां उछल कूद करने आते हैं वो चंडीगढ़ में ये उछल कूद नहीं करते, क्योंकि आप लोगों की जो ढील दी गई है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो काम नहीं कर पाता, ये उसका फायदा उठाते हैं। तो ये पूरा मामला जो बसों का अभी तक का है, इसमें जो भी अपडेट नई आएगी वो हम आपको बताएंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज शाम को एटलीस्ट इस तरह का कोई मामला और सामने नहीं आएगा। अगली बात करते हैं अब, और वो बात है टाइम स्केल पर एक जवाब आया है विधानसभा में। सवाल देखिए, ये पूछा था विधानसभा में त्रिलोक जम्वाल ने, और रिप्लाई ये आया है कि प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि कर्मचारियों के लिए 4/9/14 के टाइम स्केल के वित्तीय लाभ को दोबारा लागू करने का कोई विचार नहीं है। लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान दिए जाने वाले 4/9/14 के वित्तीय लाभ को पुनः लागू नहीं किए जाएंगे, जिसकी सरकार के पास मांग आ रही है। और ये पंजाब के अनुसरण करने के लिए त्रिलोक जम्वाल ने ये सवाल उठाया था, तो वो उसका जवाब सरकार की तरफ से ये आया है और वो हमने आपको सूचना के लिए साझा किया है, क्योंकि एम्प्लॉय बहुत होते हैं और जो अभी तक भी मामला चल रहा है विधानसभा में, और भी बड़े सारे मामले आ रहे हैं। तो ये जो रिप्लाई है फाइनेंशियल एटलीस्ट उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद हालांकि जो प्रश्नकाल के दौरान कुछ मामले और भी लगे थे, जिसमें राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की बात है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री की एक स्कीम है, और इसमें यह जवाब आया है कि 19 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण के लिए स्थान चिन्हित करने के बाद 31 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है। हालांकि अभी कोई भी निर्माण कार्य इसका पूरा नहीं हुआ है। तो ये दूसरी अपडेट थी। अब बात करते हैं इसके बाद जो बड़ी अपडेट है वो बीपीएल चयन को लेकर है। देखिए, राज्य सरकार ने बीपीएल चयन को लेकर इस बार मापदंड बदले हैं और लंबे अरसे के बाद बदले हैं। इनकम लिमिट भी इसमें बदली गई है और अभी हमारे सामने जो मसला है उसके मुताबिक जो मापदंड आए हैं बिलो पॉवर्टी लाइन को लेकर, उसमें बड़े समय से सरकार विचार कर रही थी। 19 जनवरी 2007 को इससे पहले मापदंड जारी हुए थे, अब इनको 2025 में जारी किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने साल के बाद यह बदलाव हुआ है। अभी जो चयन में शामिल करने के लिए मापदंड हैं उसमें अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त और विधवा महिलाओं को भी ऐड किया है। 25% से विकलांगता ज्यादा जिसकी है उस परिवार को ऐड किया है। मनरेगा में कम से कम 100 दिन जिन्होंने काम किया है उनको भी ऐड किया है। इसके साथ जिनको लॉन्ग टर्म की इलनेस है उनको भी ऐड किया है। इसमें कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस ऐसे बड़े सारे रोग हैं। सुबह आप विस्तार से इस खबर को दिव्य हिमाचल में देख पाएंगे। इनकम लिमिट कर दी है 50,000 रुपए। और फिर जिनके पास घर रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, जिनके पास है वो नहीं होंगे। जिनके पास 50,000 से ज्यादा इनकम है वो भी नहीं होंगे। 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है वो भी नहीं होंगे। अर्ध सरकारी या निजी नौकरी में हैं वो भी नहीं होंगे। और इसी तरह से जो एफिडेविट इनको साथ में देना होगा। जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसमें बीपीएल सूचियों की समीक्षा जो है ये की जाएगी। बीपीएल सूचियों की समीक्षा, और ये जो समीक्षा है ये होगी
ये जो समीक्षा है ये निर्धारित ग्राम सभा की बैठक जो अप्रैल में होगी, हर साल जो होती है अप्रैल में, उससे रिलेटेड है। और उसके बाद फिर 31 जनवरी तक लिखित रूप से ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकेंगे। सेल्फ मोटिवेशन के लिए उन परिवारों को भी पहचान पंचायत सचिव कर सकेगा जो बीपीएल में लेने के लिए पात्र होंगे। और 15 जनवरी तक जो एसडीएम है वो सभी पंचायत सचिव, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 3 सदस्यीय सत्यापन समिति बनाएंगे इस सिलेक्शन के बाद, और इसकी जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आगे सुनेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया बीपीएल को लेकर इस तरह से काम करेगी। अगली बात जो इसमें है अब, वो पूरा मामला अब है पूरी तरह से जो विमल नेगी का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आज हुआ है और जिनका जो पार्थिव शरीर शिमला लाया गया है। देखिए, आज जो कैबिनेट की बैठक रखी गई थी वो कैबिनेट की बैठक टल गई है, और कैबिनेट की बैठक टलने के बाद अब दोबारा से कब होगी ये भी अभी सूचना इसमें नहीं दी गई है। इसीलिए अब हम पूरी तरह से आपको इस बुलेटिन में बताएंगे कि क्या चल रहा है। तो अभी तक अपडेट यह है कि जो कैबिनेट की बैठक तो आज नहीं होगी और दोबारा कब होगी ये डेट अभी नहीं आई है। लेकिन आज तक अभी तक जो हुआ है, बीसीएस में जो बंद किया गया है वो चक्का जाम ही है, पहली बात। दूसरी बात यह कि वहां पर अभी अभी विधानसभा से बीसीएस पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, तो मसला मतलब अब थोड़ा और गर्म आ गया है। उससे पहले जो वहां पर जो परिवार के 3 लोगों को सस्पेंड करने की मांग परिवार कर रहे हैं, एक एमडी, एक डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, एक डायरेक्टर पर्सनल, इन 3 का मतलब एक एमडी, एक डायरेक्टर जो इलेक्ट्रिकल हैं और एक डायरेक्टर पर्सनल, इन 3 लोगों का नाम लिया जा रहा है। और यह भी है कि इन तीनों में से इन तीनों के नाम हो सस्पेंशन ऑर्डर में तभी हम डेड बॉडी को उठाएंगे। ये बात अभी वहां चल रही है और जयराम ठाकुर वहां पहुंच गए हैं। लेकिन यह धरना प्रदर्शन कब से चल रहा है? जब से इनकी डेड बॉडी को बिलासपुर से पोस्टमार्टम के बाद शिमला लाया गया है। और यहां जो इनकी वाइफ ने वहां कुछ बातें कही हैं वो भी परेशान करने वाली भी हैं, और साथ में जो कुछ चीजें हैरान करने वाली भी हैं। देखिए, जो वहां वाइफ ने कहा कि सीबीआई की जांच चाहिए, इससे नावा कुछ नहीं। जो 2 या 3 लोग हैं इनको पहले सस्पेंड करो, उसके बाद हम बात करेंगे। वहां राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जो खुद किन्नौर से हैं वो भी बात करने गए थे, लेकिन उनको लोगों ने वहां सुना नहीं। फिर ये हो गई कि सरकार ने 7वें दिन अपनी प्रतिक्रिया दी, जबकि चीफ इंजीनियर लेवल का अधिकारी जो लापता था। पत्नी ने कहा कि इनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा था जब से ये पावर कॉर्पोरेशन में आए थे, और यहां पर पेखूवाला का जो पावर प्रोजेक्ट है सोलर का, वो और जो शोंगटोंग है, इन 2 को लेकर कुछ चल रहा था और ये प्रेशर में थे, बहुत घर में भी परेशान थे। और ये बच्चों को और ले जाने के लिए छुट्टी लेना चाहते थे, छुट्टी भी नहीं दी, और अगर इन्होंने बोला कि मैं वहां जाना चाहता हूं तो बोला कि एक्सप्लेनेशन कॉल कर देंगे। इस तरह की कई बात। फिर ये अपना बीपी के लिए तेंजिन हॉस्पिटल गए तो इनका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा था। उसके बावजूद एमडी ने इनको फोन करके, जब इन्होंने मेडिकल लीव ली तो फोन करके बुला लिया मीटिंग में, और ये मीटिंग रात को पता नहीं 12 बजे वापस आए। कुछ ऐसी ऐसी बातें परिवार की तरफ से कही गई। डायरेक्टर को लेकर कहा गया कि उनके साथ ईगो इश्यूज थे, और जो वो बार बार डराते थे, डराने की धमकी देते थे कि नौकरी चली जाएगी। इस तरह की कई बातें इसमें कही गई हैं। चलिए, वो सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन पहली बात अब इस पूरे मामले में अभी तक भी ये है कि क्या ये कहीं मर्डर है या सुसाइड है। 2 वजह हैं इसकी। एक तो परिजनों ने कहा है कि ये मर्डर है, और हालांकि इन्होंने जो शिकायत दी है उसके कंटेंट में भी हम आएंगे। वहां जो शिकायत का जो कंटेंट है उसमें यह है कि आपराधिक मामला आत्महत्या को मजबूर करने का और आपराधिक षड्यंत्र का दर्ज किया जाए, यह था रिटर्न में दिया हुआ। लेकिन आज परिजन कह रहे हैं कि यह मर्डर है, क्योंकि ये आत्महत्या नहीं कर सकते, बहुत हंसमुख थे और जिंदा दिल इंसान थे। दूसरी बात इसमें मर्डर की उसमें ऐसे लगती है क्योंकि जो अभी भी ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लैरिटी है और ना ही यानी कि रिपोर्ट ही नहीं आई है, और दूसरी तरफ अब भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, तो हम इसको असर्टेन अभी नहीं कर सकते कि ये पूरी तरह से सुसाइड है। तो पहला सवाल तो यही है। दूसरा सवाल, जब विधानसभा के अंदर आज ये मामला हुआ तो मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दी कि हम जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है उनके जो जांच करेंगे और नियमानुसार जो पुलिस की जांच है वो अलग से होगी।
तो ये तो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था। उसके बाद एक ऑर्डर हो जाता है, नोटिफिकेशन आ गई और नोटिफिकेशन में यह कहा कि जो भी एचपीसीएल में हुआ है उसमें सरकार ने एक फैसला लिया है इमीडिएट ऑर्डर से कि ओंकार चंद शर्मा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ओब्लिक रेवेन्यू, विल होल्ड एन इन डेप्थ इंक्वायरी, ही विल एसोसिएट द फैमिली मेंबर्स, एम्प्लॉइज, एनीबॉडी एल्स जो भी उसमें बताना चाहे, इनपुट देना चाहे, एंड सबमिट इंक्वायरी विद इन द 15 डेज। ऑर्डर कौन कर रहा है? सेक्रेटरी पावर। ये राकेश कंवर जी के ऑर्डर हैं। अब देखिए, सेक्रेटरी ऑर्डर कर रहा है और ऑर्डर में इंक्वायरी दे रहे हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉ तो इसी में है। लेकिन चलिए उसको साइड में करते हैं क्योंकि मामला कुछ ऐसा है। अब टू एंश्योर द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंक्वायरी, द बोथ श्री हरिकेश मीना, मैनेजिंग डायरेक्टर एचपीसीएल, एंड श्री देसराज, डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल एचपीसीएल, विल नॉट अटेंड देयर ड्यूटीज इन एचपीसीएल, मतलब वो अपनी ड्यूटी वहां अटेंड नहीं करेंगे। उसके बाद आगे राकेश प्रजापति आईएएस 2012 विल होल्ड द चार्ज ऑफ एमडी एचपीसीएल, एंड सुरेंद्र कुमार डायरेक्टर सिविल विल होल्ड द चार्ज ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल टिल फर्दर ऑर्डर्स। अब 2-3 चीजें इसमें और हैं, हम आपको बड़ा इसमें थोड़ा विस्तार से बताएंगे इसको। उसके बाद एडीजी वहां आए, एडीएम शिमला वाली आई, डीसीएसपी आए, लोग नहीं मान ले, सेक्रेटरी पावर आए, स्पेशल सेक्रेटरी पावर आए, लेकिन अभी तक लोग नहीं माने हैं। लेकिन इसके बाद नेगी जी को लेकर जो चीजें हैं, अभी तो खैर वो चले गए, लेकिन जो चीजें हैं उनको लेकर आपको कुछ चीजें और बताते हैं। देखिए, अभी जो इनकी तरफ से, परिवार की तरफ से जो शिकायत दी गई किरण नेगी जो इनकी धर्मपत्नी है उनकी तरफ से, उसमें यह कहा गया था कि विशेषकर देसराज निदेशक विद्युत और प्रबंध निदेशक ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण वो लापता हो गए हैं और परिवार को इसकी सूचना नहीं दी। बाकी चीजें बड़ी सारी लिखी हैं, जानबूझकर चिकित्सा हेतु अवकाश नहीं दिया, बार बार प्रशासनिक कार्रवाई की धमकी दी, और उसके बाद 10 मार्च को जब वो लापता हो गए तो परिवार को भी सूचना टाइम पर नहीं दी। इन चीजों के अलावा पावर कॉर्पोरेशन में क्या चल रहा है? देखिए, पावर इंजीनियर एसोसिएशन जो आज मिली सचिव वहां विधानसभा में, तो उन्होंने कहा कि जो पावर कॉर्पोरेशन एक बहुत प्रताड़ित करने वाली जगह बन गई है और वहां किसी भी अधिकारी को आप पूछ लीजिए, वहां हाल बहुत खराब है और उसी के कारण ये सारी चीजें हुई। अब ऐसा अचानक क्या हो गया? एनआईटी से पढ़े थे नेगी जी और एनआईटी ने एक उनकी याद में एक पोस्ट डाली है, आज मैं आपको जरूर बताऊंगा। और इन्होंने कहा है कि हार्ट ब्रेकिंग न्यूज हम शेयर कर रहे हैं विमल नेगी के बारे में, जो हमारा अलुमनाई थे और 1995 बैच एनआईटी हमीरपुर के थे। वो चीफ इंजीनियर हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में थे और रिस्पेक्टेड थे। इंटेग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन टू द पावर सेक्टर इनका था। और सडन जो ये गए हैं, ये सपोर्ट उनकी फैमिली को लेकर ये कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि इनको जस्टिस मिल सके। और ये भी कहा कि कंट्रीब्यूशन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनकी बहुत अच्छी रही है और हम परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता, सहने की ताकत देने की उम्मीद ईश्वर से करते हैं। लेकिन एक और घटना पावर कॉर्पोरेशन की हम इसके साथ आपको बताते हैं। एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे राहुल लोधटा, जो यहां पावर कॉर्पोरेशन में काम करते थे। ये वर्तमान वही मैनेजमेंट है जिसके ऊपर अभी ये सवाल उठे, लेकिन सवाल उठे एक व्यक्ति की जान जाने के बाद। लेकिन जो पीआरओ भर्ती किया गया हेडक्वार्टर को लेकर, उनको ट्रांसफर कर दिया गया चंबा के चांजू बिजली प्रोजेक्ट में, और ये ट्रांसफर करने वाला भी वर्तमान मैनेजमेंट ही था। और इन्होंने चांजू से एक पोस्ट लिखी इंजीनियर विमल नेगी को लेकर। अब आप इस पोस्ट का कंटेंट देखिए। इन्होंने कहा कि अनटाइमली पासिंग ऑफ इंजीनियर विमल नेगी, अ डेडिकेटेड चीफ इंजीनियर हु ट्रेजिकली लॉस्ट अ लाइफ ड्यू टू अ सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ न्यू व्यवस्था ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के इस नए व्यवस्था परिवर्तन से कनेक्ट किया है पावर कॉर्पोरेशन के ही पीआरओ ने विमल नेगी की डेथ को। तो आप इसको किस तरह से समझेंगे? और यह भी कहा कि अ कमिटेड प्रोफेशनल एंड अ पिलर ऑफ इंटेग्रिटी, इंजीनियर नेगी डिवोटेड हिज लाइफ टू द पावर सेक्टर एंड पब्लिक सर्विस। नई बात यह है कि जब ये नालागढ़ के दौरे पे अभी गए थे, जहां एक नया प्रोजेक्ट सोलर का लगना था,
तो वहां जितने दिन रहे उतने दिन परेशान थे और बार बार ये कह रहे थे कि मैंने पावर कॉर्पोरेशन से बाहर जाना है। इससे पहले यहां से 2 चीफ इंजीनियर बाहर चले गए अपने जुगाड़ करके, एक जो है वो पीटीसीएल में गए शायद, और एक इलेक्ट्रल कोई कमिटी, वो एक एजेंसी है उसमें चले गए, और ये वहां फंस गए और अकेले रह गए। तो नेचुरली हो सकता है कुछ फाइल में हो, सरकार ने अच्छा ऑर्डर किया, एटलीस्ट जो प्रेजेंट ऑफिशियल हैं वो वहां पे नहीं है, और अब जो फाइलों का एक्सेस है उन तक नहीं होगा, तो हो सकता है ये इंक्वायरी इंपार्शियल हो पाए। लेकिन अगर इस केस में इन लोगों को नहीं हटाया जाता तो फिर सवाल ज्यादा उठने थे। अभी हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, एक सवाल इसमें और बाकी रह गया। सवाल यह कि जब ये कह रहे हैं कि जो जानबूझकर अवकाश नहीं दिया जाता था, तो जो अवकाश का काम तो डायरेक्टर पर्सनल देखते हैं, और डायरेक्टर पर्सनल कोई और व्यक्ति है जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं वो कुछ और है। तो ये व्यवस्था बीच में कुछ गड़बड़ क्या है, कई चीजें अभी कड़ियां नहीं जुड़ रही हैं और इन कड़ियों को जोड़ना जरूरी है। राज्य सरकार के लिए ये मौका है कि जरूरी नहीं है कि अब इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सीखने का जरूर होता है। जिस भी सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम में इस तरह का माहौल बन जाए, आपको याद होगा कुछ महीने पहले इसी तरह का माहौल कहां बना था, मार्केटिंग बोर्ड में, और वहां पर भी एमडी काम छोड़ के छुट्टी चले गए थे, और एक बार नहीं 2-3 बार गए थे, और वजह यह थी कि वहां भी एक टेंडर को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा था। इस प्रेशर को इंटरवीन हमने खुद किया था जब चीफ सेक्रेटरी के ध्यान में पूरी फाइल को लाया गया और उसके बाद वो टेंडर कैंसिल हुआ। लेकिन ये होता है जब अधिकारियों के स्तर पर ये कुछ अधिकारी बीच में ऐसे आ जाते हैं जिनको लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही कानून है, वही दुनिया है, और हमारे पास अधिकार है किसी की जीवन को भी चलाने का, जीवन को बर्बाद करने का भी। तो ये सिचुएशन कई बार बन जाती है। सरकार को इस इंसिडेंट से सीखना चाहिए। अगर ये इंक्वायरी इंपार्शियल हुई तो फिर उसके बाद जो जो चीजें सामने आएंगी उसको देखना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो। और इसको जो चीजें हमारे सिस्टम में काम को लेकर भी आती हैं उनको लेकर भी हम इससे जो सीखेंगे वो दोबारा भी आगे आने वाले टाइम में काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अभी आपको इमीडिएट आफ्टर एक लाइव दोबारा शुरू होगा और वो इंसिडेंट से होगा जहां पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है कि वहां से इस हाईवे को, सड़क को खोला गया है या नहीं। आप उस लाइव को इमीडिएट आफ्टर देख सकते हैं। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।